हेलो माय फ्रेंड। आज आपको हम इस वीडियो में प्रस्ताव क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इसकी चर्चा न्यायिक निर्णय के माध्यम से करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। एक, प्रस्ताव की परिभाषा क्या है, उस परिभाषा का आवश्यक लक्षण क्या है, एक वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व क्या है और कुछ परिस्थितियों में प्रस्ताव की विधिक स्थिति क्या है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रस्ताव को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार when one person signifies to another with his willingness to do or to abstain from doing due to obtaining assent of that other person, he is said to make a proposal। इसी प्रकार की परिभाषा प्रस्ताव के संदर्भ में एंसन महोदय और पोलक महोदय ने भी दिया है। अगर हम एंसन महोदय और पोलक महोदय के कंसेप्ट को देखें, अगर हम इस कंसेप्ट को देखें और इसका अवलोकन करें तो हमें 3 प्रकार के कैरेक्टर प्रस्ताव से संबंधित समझ में आते हैं। पहला, प्रस्ताव के लिए एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति से की जानी चाहिए, ना कि स्वयं से की जानी चाहिए। और तीसरा लक्षण जो है कि ऐसी इच्छा उस अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए। तो अब यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है, लेकिन केवल प्रस्ताव कर देने से किसी संविदा का सृजन नहीं हो जाता। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए संविदा सृजन के लिए? वो वैध प्रस्ताव होना चाहिए। वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व क्या है? अगर हम इसको देखें तो 3 मुख्य एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड प्रपोजल के लिए। पहला, कि निश्चित या निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए। दूसरा, विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। और तीसरा, वो संसूचित होना चाहिए, यानी मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी क्रिएट टू लीगल रिलेशनशिप एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये 3 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट हैं एक वैलिड प्रपोजल के। इसके अलावा अगर आप अन्य तत्व को देखें, इसे आप शब्दों या आचरण के द्वारा भी कर सकते हैं, इसे शर्त या बिना शर्त भी कर सकते हैं, और इसे व्यक्ति विशेष या सामान्य जनता से कर सकते हैं। अब इसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं, हम इसी तत्व की चर्चा, एक एक तत्व की चर्चा केसला के माध्यम से करेंगे। जैसे निश्चित हो या निश्चित किए जाने योग्य हो। अगर हम इस पद को देखें, इसमें 2 शब्द हैं, निश्चित हो या निश्चित किए जाने योग्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रस्ताव अनिश्चित होगा और ये शून्य होगा। जैसे अगर निश्चितता की बात करें तो एक बहुत पुराना लीडिंग केस है, स्पेंसर बनाम हार्डिंग, 1870 का केस है। अगर इस मामले के फैक्ट को देखें तो इसमें एक विज्ञापन के जरिए यह कहा गया था, एक विज्ञापन निकला, उसमें यह कहा गया था कि जो मुर्गे और मुर्गियां हैं वो 25 सीलिंग प्रति दर पर मिलेंगी। बस केवल ऐसे विज्ञापन था। मामला जब इसमें विवाद हुआ, कोर्ट में गया, तो न्यायालय ने कहा केवल इतने स्टेटमेंट से कोई संविदा सृजित नहीं हुई, क्योंकि ये प्रस्ताव ही वो निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से आगे चल करके एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, क्लिंपटन वर्सेस पलम्बो। क्लिंपटन वर्सेस पलम्बो, ये 1944 का केस है। इस केस का एक फैक्ट था कि एक पत्र जिसमें यह कहा गया था कि पत्र का लेखक अपनी संपत्ति को बताए गए मूल्य पर बेचने के लिए तैयार है और जांच पड़ताल के लिए भी राजी है। जब यह मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने कहा कि इसे हम निश्चित प्रस्थापना की श्रेणी में नहीं रख सकते, ये निश्चित प्रस्थापना नहीं है और ये शून्य है। इसी प्रकार से आगे चल करके एक और महत्वपूर्ण केस हुआ, गार्थिक बनाम लिन, ये 1831 का केस है, गार्थिक बनाम लिन।
अगर इस केस के फैक्ट को देखें तो इसमें जैसे का ने खा से एक घोड़ा खरीदा और कहा कि यदि वह घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा तो वह उसकी कीमत 5 पाउंड अधिक देगा या उससे और दूसरा घोड़ा भी खरीद लेगा। मामला जब विवादित हुआ और न्यायालय में गया तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह वचन अनिश्चित है, क्योंकि इसे निश्चित ही नहीं किया जा सकता कि कोई घोड़ा कब किसी व्यक्ति के लिए भाग्यशाली हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसे अनिश्चितता का करार माना और इसे शून्य घोषित किया। यही चीज आगे चल करके जब हम अपनी भारतीय संविधान अधिनियम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 29 साफ साफ शब्दों में कहती है कि जो अनिश्चित करार है वो शून्य है, यानी ऐसा करार जिसे निश्चित नहीं किया जा सकता या जो निश्चित नहीं है वो शून्य है। इस शब्द में जो दूसरी पदावली है वो निश्चित किए जाने योग्य हो, अर्थात हो सकता है कि वर्तमान परिस्थिति में उसे सामान्यतः निश्चित ना किया जा सकता हो, लेकिन उसे निश्चित किया जा सकता है तो ऐसे प्रपोजल वैध हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि हम यानी ए 10 कुंटल गेहूं 1 जनवरी 2025 में निर्धारित मूल्य पर देने का करार करता है, यानी ए बी से 1 जनवरी 2025 को जो गेहूं का मूल्य होगा उस मूल्य पर 10 कुंटल बेचने का करार करता है। अब सवाल है कि क्या आज की डेट में उस गेहूं का मूल्य निश्चित किया जा सकता है? उत्तर मिला नहीं। लेकिन क्या यह अनिश्चित करार है, अनिश्चित प्रपोजल है? उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2025 आएगी, 1 जनवरी 2025 को उस गेहूं का कोई मूल्य होगा, इसलिए ऐसा करार, ऐसा प्रपोजल क्या है, वो निश्चित किया जा सकता है, इसलिए ये वैध प्रपोजल है। इसी प्रकार से जब हम दूसरे आवश्यक तथ्य की बात करते हैं कि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी प्रस्ताव बहुत गंभीरता से की जानी चाहिए और इसी बात को सर्वप्रथम डार्लिंपन वर्सेस डार्लिंपन के मामले में लॉर्ड स्टोवेल साहब ने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, इसमें पक्षकार विधिक प्रभावों पर कोई विचार नहीं करते। यानी उन्होंने क्या कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है जिसमें पक्षकार उसके विधिक प्रभावों पर विचार नहीं करते। यानी दूसरे शब्दों में अगर आप देखें तो जब भी कोई प्रस्ताव किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से उसके विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए, तभी वो वैध प्रस्ताव की श्रेणी में आएगा। इसी बात की पुष्टि कि प्रपोजल मस्ट बी क्रिएट टू लीगल रिलेशनशिप, इसी बात की पुष्टि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में अलग अलग तरीके से न्यायालय ने किए हैं। जैसे बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर, ये 1919 का केस है, इसमें लॉर्ड एटकिन साहब ने, जोन्स वर्सेस पदवतन, लॉर्ड सालोमन साहब ने, रोज एंड फ्रैंक कंपनी बनाम क्रॉम्पटन ब्रदर्स 1923, लॉर्ड एटकिन साहब ने, गोल्ड वर्सेस गोल्ड 1970, इन मामलों में जो तथ्य उपबंधित थे उन आधारों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने निर्णित किया कि ऐसे मामलों में पक्षकारों का जो आशय था वो विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था और इस प्रकार से उनके मध्य में किसी प्रकार की कोई संविदा सृजित नहीं हुई थी। इसी प्रकार से जो पारिवारिक या सामाजिक विषय हैं, जैसे साथ साथ घूमने का करार, सिनेमा देखने का करार, भोजन करने का करार, खेलने का करार, ये ऐसे पारिवारिक एवं सामाजिक विषय हैं जिसमें जो पक्षकार होते हैं उनके बीच प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं होता है और इस प्रकार से अगर कहीं कोई चूक हुई किसी प्रकार के कोई संविदा का सृजन भी नहीं होता है। किंतु
जैसे मेरिट वर्सेज मेरिट, कार्ल वर्सेज कार्बोनिक स्मोक बाल कंपनी, ये मेरिट वर्सेज मेरिट का केस 1970 का है। कार्ल वर्सेज कार्बोनिक स्मोक बाल कंपनी 1893, मैकग्रेगर वर्सेज मैकग्रेगर 1888। ये ऐसे केस हैं जिसमें न्यायालय ने इन केस के जो फैक्ट्स थे उनका अवलोकन करने के बाद ये निर्णित किया कि ऐसे मामलों में पक्षकारों का जो आशय था वो पूर्ण रूप से विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया था। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं, जैसे मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, इसमें पति पत्नी जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध क्रिमिनल सूट फाइल किया हुआ था, मुकदमा आपराधिक मुकदमा चल रहा था, एक उन्होंने करार किया पति पत्नी मिलकर कि हम दोनों इस मुकदमे को अब वापस लेते हैं तथा पत्नी अब पति के नाम पर कोई उधार माल नहीं खरीदेगी। न्यायालय ने निर्णित किया कि उनके मध्य ये मजाक की विषय वस्तु नहीं थी, बल्कि वो विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया था। कार्ल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बाल कंपनी का केस बड़ा महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। अगर आप इस फैक्ट को देखें तो एक कंपनी होती है जिसने एक एडवर्टीजमेंट किया कि जो कोई मेरे द्वारा बताई गई दवा का सेवन करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी नहीं होगी, और यदि हो गई तो उसे कंपनी 100 पाउंड इनाम दी। कार्ल साहब ने उसके कंपनी के द्वारा बताई गई दवा का सेवन किया, इसके बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो गई। वो बताई गई रकम को वापस लेने के लिए कंपनी को सूट फाइल किया। कंपनी ने कहा कि ये संविदा सृजित नहीं हुई थी क्योंकि जो प्रस्ताव किया था उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया, एक बात। दूसरा, मेरा आशय ही नहीं था कि मैं कोई विधिक संबंध स्थापित करूं। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हुआ तो दो प्रश्न थे कि क्या वास्तव में कंपनी का विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था, या क्या वास्तव में इसके लिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि ये जनरल प्रपोजल नेचर का प्रस्ताव था, सामान्य प्रस्ताव की प्रकृति है इसकी, और सामान्य प्रस्ताव में एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाता है जब वो व्यक्ति उस शर्तों का पालन कर देता है। क्योंकि कार्ल साहब ने इस शर्तों का पालन कर दिया था, इसलिए एक्सेप्टेंस देना आवश्यक नहीं था। दूसरा, जो कंपनी ने तर्क दिया कि मेरा विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था, न्यायालय ने कहा यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आगे एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि यदि ऐसा हुआ तो इनाम भी देगी, और इसके लिए उसने इंपीरियल बैंक में 1000 पाउंड जमा कर रखे हैं। तो न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देना यह दर्शित होता था कि कंपनी इस मामले में बहुत गंभीर थी, उसका विधिक संबंध स्थापित करने का आशय था। इसी प्रकार से जो मेरिट वर्सेस मेरिट था, ये भी पति पत्नी के बीच का केस था। इसमें मकान है, मकान पे बैंक का लोन था, बैंक ने उस लोन के चुकता के लिए नोटिस इशू किया। फिर पति ने पत्नी से प्रपोजल किया कि अगर पत्नी अपने अकाउंट से बैंक का लोन चुकता कर दे तो वह मकान पत्नी के नाम कर देगा। पत्नी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और बैंक का लोन चुकता कर दिया। बाद में पति अपने वचन से मुकर गया, मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि ये एक ऐसा विषय था जिसमें पति और पत्नी ने जो प्रस्ताव किया था, निश्चित रूप से वो विधिक संबंध स्थापित करने का आशय था, इसलिए ये संविदा सृजित हो गई। तो इस प्रकार से अगर उपयुक्त केस को देखें आप तो इसमें इसीलिए हमने इसको 3 भाग में कर दिया। एक तो उन केसों का जिक्र किया जिसमें यद्यपि दिखता तो है कि लीगल रिलेशनशिप था, जैसे वोल्फर वर्सेस वोल्फर का केस, किंतु न्यायालय ने इसे नहीं माना। जैसे जोन्स वर्सेस पद्वतन का केस, उसमें माँ बेटी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि माँ ने बेटी से कहा कि तुम एक अपनी नौकरी को छोड़ दो और आके ला की पढ़ाई करो और उसके लिए हम आपको सब पूरा खर्चा देंगे। बेटी ने माँ के प्रस्ताव को स्वीकार किया और पढ़ाई शुरू की, किंतु अंततः वो एक निश्चित समय तक पास नहीं हो सकी। माँ ने
अपने वचन का फिर खंडन किया कि अब हम तुम्हारी आगे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बेटी ने कहा नहीं, जब तक मैं पास नहीं हो जाती तब तक आपको मदद करनी होगी। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि अनवरत काल तक माँ का ये आशय नहीं था कि वो बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाती रहेगी। क्योंकि ये जितना टाइम होता है, युक्त समय जो पास करने के लिए था, उतना माँ ने अपना वचन का पालन किया था। बेटी सफल नहीं हो पाई, इसलिए बेटी ये मुकदमा हार गई। जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व था वो था कि प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। संसूचना आवश्यक है। इसमें दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं। एक है फिच बनाम स्नेडकर, ये 1868 का केस है, एवं लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। दोनों महत्वपूर्ण केस हैं, दोनों लीडिंग केस हैं। इन दोनों केस में न्यायालय ने एक ही बात कही, क्या कि प्रस्थापना की अज्ञानता में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोई प्रपोजल हुआ है और सामने वाले को उसकी कोई सूचना नहीं है, तो वह उस प्रस्थापना के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उसे प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर आप लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के फैक्ट को देखें तो सेठ का भतीजा खो गया। उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मेरे भतीजे को खोज कर ले आओ। मुनीम जी भतीजा खोजने चले गए। अभी वो भतीजा खोजकर वापस लौटे भी नहीं थे कि सेठ ने एक घोषणा की कि जो कोई मेरे भतीजे को लेकर आएगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। और लोग भी खोजने चले गए, लेकिन भतीजा मुनीम जी को ही मिला। मुनीम जी जब भतीजे को लाकर वापस करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी भी होती है कि इस पे 500 रुपये का सेठ जी ने इनाम रखा हुआ है। जब इनाम की मांग करते हैं तो सेठ जी ने कहा कि साहब आप तो मेरे एम्प्लॉय हो, आप तो ड्यूटी कर रहे थे। दूसरी चीज, ये प्रस्ताव आपके लिए नहीं था। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने फिर विचार उपरांत ये निष्कर्ष यही निकाला कि चूंकि जो मुनीम थे उनको उस प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी कि इस पर 500 रुपये का इनाम है, और उन्होंने जो भी काम किया है उस प्रस्ताव की अज्ञानता में किया है। इसलिए जब तक कोई प्रस्ताव कम्युनिकेट ना हो तब तक आप किसी भी उसे वैध नहीं कह सकते और किसी भी प्रकार की संविदा का सृजन आगे नहीं होगा। यही बात कोई प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण होती है। अगर सेक्शन 4 को आप देखें, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 को देखें, उसमें लिखा है कि प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसके बेसिक इसेंशियल एलिमेंट थे, मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी क्रिएट टू लीगल रिलेशनशिप एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसको केस लॉ के माध्यम से आपने देख लिया। इसकी जो अन्य विधिक स्थिति भी है, शॉर्ट फॉर्म में हम यहां बता दे रहे हैं, इसकी दूसरी वीडियो बन जाएगी जिसपे इस पे बहुत डीप चर्चा कर लेंगे। वो है कि अगर लाउड स्पीकर द्वारा कोई प्रस्ताव किया जा रहा है, कोई घोषणा की जा रही है और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समय ऐसे प्रस्ताव की विधिक स्थिति क्या होगी। सीधे शब्दों में, ऐसे प्रकार की घोषणाओं में किसी प्रकार की कोई विधिक स्थिति क्रिएट नहीं होती, ना ही किसी प्रकार की संविदा का सृजन होता है। और इस पे एक बड़ा महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन लाल 1973। इसी प्रकार से एक दूसरी परिस्थिति है कि वार्तालाप के दौरान कोई वार्ता चल रही है, वार्तालाप के दौरान किए गए इजहार को अगर कोई स्वीकार कर लेता है तो उस समय उसकी विधिक स्थिति क्या होगी। वार्तालाप के दौरान किए गए किसी इजहार को स्वीकार करते हैं, यहां पर भी किसी प्रकार के संविदा का सृजन नहीं होता, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सिग्निफाइड नहीं है, इंगित नहीं है। इसलिए यहां भी ये संविदा सृजित नहीं हुई, वैध प्रस्ताव नहीं होगा। और यह बात बीक्स बनाम टाइवाल के केस में कही गई है। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न था कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है, वो हमने इस वीडियो में केस लॉ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
इससे संबंधित और जो वीडियोस होंगे जिससे आपके पास वो उपलब्ध होती रहे। थैंक यू।